टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, हर जगह अलग वार्ड्स बनाए गए हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। इवन 60 मिलियन का फंड सैंक्शन किया गया है कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए। फिर भी कैंसर का नाम सुनते ही लोगों की रूह क्यों कांप जाती है? क्यों उन्हें खौफ आता है कैंसर से? क्या ये इमारतें उनमें उम्मीद कायम नहीं कर पा रही हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के पॉडकास्ट में, AGSKI पॉडकास्ट में। और आज के हमारे खास गेस्ट हैं डॉक्टर अभिजीत मिश्रा। ही इज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, शिवाजी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू। आपकी अचीवमेंट्स को अगर मैं सोचूं सर, तो मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है हमारी सोसाइटी को, साइंस की फील्ड में, इनोवेशंस की फील्ड में, आपका रिसर्च काफ़ी वैल्यूएबल है। आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँ या थैंक यू बोलूँ, उसमें मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगी। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी इस जर्नी का एक छोटा सा ग्लिम्स हमें प्रेजेंट करें कि आपने कहाँ से शुरुआत की एंड हाउ इट वेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपकी इंटायर टीम को, आपकी कंपनी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है अपनी बात रखने का, अपनी रिसर्च के बारे में बताने का, और आपके थ्रू, ऑफ कोर्स आपके कंपनी के थ्रू, लोगों को अवेयर करने का कैंसर के बारे में। तो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैं बिहार से आता हूं और टिल ग्रेजुएशन मेरा बिहार से हुआ है। सब्जेक्ट था मेरा बायोटेक्नोलॉजी। तो रिसर्च में मेरा जो रुझान है, मेरा इंटरेस्ट BSc से स्टार्ट हो गया। फिर मैंने MSc जामिया से किया बायोकेमिस्ट्री में। PhD मैंने नैनो बायोटेक्नोलॉजी किया, इंक्लूडिंग फिर मैंने देखा कि कैंसर बायोलॉजी में जो सबसे प्रॉब्लम है, कैंसर बायोलॉजी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है ड्रग डिलीवरी, एक दवा का सही जगह पे जाके डिलीवर होना। तो मैंने अपने रिसर्च को उस पर फोकस रखा। तो सर मतलब क्या आप हमेशा से ही साइंस में इंटरेस्टेड थे? मतलब जैसे वो जो फ्रंट बेंचेस होते हैं जो कि साइंस के टॉपर्स जिन्हें कहा जाता है। मैं इसके लिए मतलब उस तरीके से तो नहीं था। बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या करना होता है, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद वो तय हो जाता है कि क्या करना होता है। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा डॉक्टर अनिल कांत झा, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए थे। और उनसे मिलने के बाद उनसे मिलने के बाद ये तय हुआ कि कुछ डिजीज़ ऐसे हैं जो उस समय इंडिया में उस तरीके से नहीं आई थी, लेकिन बाद में ये बहुत विकराल रूप, बहुत भयानक रूप धरने जा रही है, जिसमें वन ऑफ देम कैंसर है। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि चूँकि ये अभी तक समझा जा रहा था, उस समय तक जब मैं अंडर ग्रेजुएट में था, अभी तक ये जो समझा जा रहा था कि ये जो है वेस्टर्न कल्चर की बीमारी है। हम लोग डायरिया और हेपेटाइटिस, और जैसे मान लीजिए एक और जैसे है ट्यूबरक्लोसिस, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बीमारी है। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप देख लीजिए जिस तरीके से हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ये बीमारी हमारे सर आएगी और बहुत विकराल तरीके से आएगी, और नतीजा सबके सामने है। तो उस वक्त ही उन्होंने हिंट दिया था। तो मैं उसी वक्त से जो है कैंसर बायोलॉजी के बारे में, और हमारे उस समय हुआ कि किसी न किसी जानने वाले में उस समय कि अगर 100 लोग आपके जानने वाले या 200 में तो एक होता था। आज है कि 10 जानने वाले में एक को कैंसर हो रहा है, मोर और लेस जो कहा जाए। तो ये बात उनकी कहीं ना कहीं सच साबित हुई। तो वहीं से जो है मेरा तय हो गया था कि मैं कैंसर बायोलॉजी फील्ड में ही काम करूँगा। सर, जैसे जो लोग साइंस की फील्ड वाले होते हैं, क्या उनकी कुछ हॉबीज़ भी होती हैं या उनका पूरा टाइम बस पढ़ाई में चला जाता है? देखिए, टू बी फ्रैंक, हॉबीज़ तो होती है लेकिन उसके लिए समय नहीं मिलता है। जैसे कि हॉबीज़ तो बहुत होती हैं, जैसे कभी एक रहा कोई बुक पढ़ने की, नॉवेल पढ़ने का। जैसे मुझे स्पाई नॉवेल पढ़ने का और साइंटिफिक नॉवेल पढ़ने का बहुत है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, क्योंकि रिसर्च जो है प्रॉपर डेडिकेशन मांगता है। इसमें आप दिन का दिन, रात का रात, हॉलीडे का हॉलीडे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैं अपने माइस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ संडे है उसको फीडिंग नहीं कराना है, खाना नहीं खिलाना है, या कल दीपावली है अगर उस दिन उसके ऑपरेशन का दिन है या सेक्रीफाइस करने का दिन है, तो ये नहीं कर सकते कि आप एक दिन टाल सकते हैं। तो इस चीज़ को तो हमें साइड करना होता है, इसलिए ये थोड़ा सा जो शौक कम होते हैं दूसरे सब्जेक्टों के अलावा, लेकिन होते हैं ऑफ कोर्स। तो हमें साइंटिफिक लोगों से मिलना बहुत पसंद था। धीरे धीरे हमारी इंक्लिनेशन जो है, जो साइंटिफिक जो इंक्लाइंड लोग हैं, उनसे ऑटोमेटिक हम लोग अटैच होते चले जाते हैं। तो जनरल थोड़ा सा कम होता है।
जो आमतौर सर, पे। तो आपकी ऐसी कोई हॉबीज हो जो आप ऐसे खाली टाइम में, स्कूल टाइम में तो एटलीस्ट हाँ, कुछ स्कूल तो करते टाइम में होंगे? था क्रिकेट खेलना। स्कूल टाइम में क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, स्टैम्प कलेक्शन, ये सब था। मैं तो उसमें थोड़ी सी पोइट्री भी कर लेता था, जो कि समय के साथ छूटती चली गई। तो उस समय ये सब थे, क्योंकि उस समय समय प्लेंटी ऑफ टाइम होता था। आज के जैसे स्कूल नहीं है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। हमारे स्कूल में था स्कूल बंद तो मतलब खेल स्टार्ट। तो ये चीज़ें इस तरीके से चल रही थी। सर, आपकी कोई बचपन की ऐसी मेमोरी हो जो आपके लिए बहुत यादगार हो, या फिर वो कहीं रिलेट कर पा रही हो आपके इस फील्ड से आज? हाँ, स्कूल में एक साइंस फेस्ट हुआ था। तो हम लोगों के जो घरों में था कि साइंस को बड़ी वैल्यू दी जाती थी। ये ऐसा था कि अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो मतलब बहुत तेज़ है। तो जाहिर सी बात है, हर एक कोई तेज़ होना चाहेगा। तो एक फिर साइंस समझ में भी ज़्यादा आती थी। उसमें क्या होता है कि समझ गए तो वो आपका सब दिन का हो गया, होल लाइफ का हो गया। कोई प्रोसेस को, कोई थ्योरम को, कोई है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें क्या होता था कि अगर आपको याद करना होता था तो सिलेबस ख़त्म, एग्ज़ाम ख़त्म, डेट ख़त्म। तो इस तरीके की चीज़ें थी। तो हमारे स्कूल में साइंस फेस्ट हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो वो मेरे लिए बहुत, हाँ, उसमें काफ़ी अच्छा रहा। तो उसमें हमने जो है मैंने जो मॉडल बनाया था, उस समय मैंने मॉडल बनाया था कि हाउ टू ओवरकम द डिजीज़ फ्रॉम द किचन, कि जो किचन में जो चीज़ें पाई जाती है उससे जो है डिजीज़ को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। जो जैसे उसमें था कि जैसे इसमें मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया था स्पेशली कि आप जो चीज़, जैसे मैं उनसे अक्सर पूछता था कि आपके स्किन की ग्लो का राज क्या है। तो आप तो कुछ वो कॉस्मेटिक्स भी नहीं लगाती हैं और आपकी एज मतलब इस तरीके से हो रही है। कहती थी कि जो चीज़ मैं पकाती हूँ वो चीज़ लगाती भी हूँ। जैसे मैं कोई हाँ, हाँ। फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, जैसे कट सैलड बना रही हूँ तो थोड़ा सा जो बचा हुआ टुकड़ा मैं फेस पे भी रब कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिक उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उनको पता था कि जो चीज़ आपके बॉडी के लिए अच्छा है तो वो आपके फेस के लिए भी अच्छा है। तो वो बचे हुए को वो अपने फेस पे लगाती थी पेस्ट बना के। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चीज़ें लोग इंस्पायर होते हैं। तो सर, बचपन से ही आपका रुझान कहीं ना कहीं साइंस की ओर ही था। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे लगता है, आपने क्रिकेट भले आपका फेवरेट ऑफ रहा हो, ऑफ बट आप बहुत टाइम नहीं दे पाए। नहीं नहीं। तो सर, आप जैसे उस टाइम पे बहुत मुश्किल होता होगा ना करियर का चुनाव करना, क्योंकि जैसे अभी तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। अभी जब हमारी बात आती है जैसे पर्सनली, तो हम गूगल से चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे इतनी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं, गाइडेंस हमें जगह जगह से मिल जाती है। आप लोग के टाइम पे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा ना? हाँ, डिफ़िकल्ट था। उसमें था कि हमें पता नहीं होता था। उस समय हमें, हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन का होता था कि कहाँ फॉर्म निकला है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर ही होता था या न्यूज़पेपर। उस समय ना इंटरनेट उस टाइप से होते थे, ना आपको मोबाइल फ़ोन जो आजकल जो है आपको एवरी इन्फॉर्मेशन ऑन द योर क्लिक, नहीं, कुछ भी नहीं होता था। और हमारे टीचर्स हेल्प करते थे इसमें। तो इसमें जो है वो नहीं होता था, हमारे वो देख के ही समझ जाते थे कि ये किस तरफ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग बीएससी में थे तो कुछ जो फर्स्ट से सेकंड ईयर में ही कुछ लोग एमबीए के लिए इंक्लाइन हो चुके थे, कुछ अपने स्टार्टअप के लिए इंक्लाइन हो चुके थे। उनका पहले से ही मतलब वो हो चुका था। कुछ कंफ्यूज थे कि सिविल सर्विस की तैयारी करें या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। और कुछ हम लोग ऐसे थे जो हम लोग को तय था कि रिसर्च ही करना है, मतलब मास्टर्स करना है। मास्टर्स के बाद इसमें है कि जॉब जो है ना आपके पीएचडी के बाद भी है एकेडमिया या रिसर्च साइंटिस्ट में। तो पीएचडी से लेस नहीं, मतलब मिनिमम पीएचडी तो चाहिए चाहिए। उसके आगे भी, से मैंने पीएचडी के बाद भी पोस्ट डॉक किया जेएनयू में, मतलब कैंसर बायोलॉजी, कोर कैंसर बायोलॉजी पे किया। फिर मैं एकेडमिया में आया। तो इस तरीके से टीचरों का इसमें बहुत हेल्प रहा, नो सर, डाउट। जैसे आपने बताया कि आपने पीएचडी की है, जैसे करंट में हम देखते हैं, कुछ रिपोर्ट्स में भी देखते हैं, और मैंने पर्सनली भी देखा है लोगों को कि आज पीएचडी उनके लिए एक बैकअप का ऑप्शन है। मतलब उन्हें लाइफ में कुछ भी करना है, आज सीधा सा ये पीएचडी में ये दिखता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। रिसर्च वर्क में आपको थीसिस 4-5 साल में तो करके दे ही सकते हैं आप। एज सच मतलब उसमें भी इतना टाइम पीरियड है आपके पास, आप कुछ तो कर ही लेंगे। तो वो बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे पीएचडी को परस्यू नहीं करते हैं, एज अ बैकअप लेके चलते हैं। तो ये पीएचडी के लिए कहाँ तक जस्टिफाइड है कि मतलब कोई भी इंसान अगर रिसर्च कर रहा है तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना हमारे नेशन के लिए? तो उसका ये दो बातें इसमें आएंगी। पहली बात ये कि ज़रूर उनको पीएचडी डिग्री मिल जाएगी, लेकिन उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी। अक्सर ये यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले वो ऐसा करते हैं कि उन्होंने पीएचडी में इनरोल हो गए और वो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, फेलोशिप मिल रही होती है, उनको हॉस्टल मिल रही होती है, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिल रही होती है। लेकिन अगर उनका यूपीएससी नहीं हुआ तो ना उनका यूपीएससी रहा ना उनका पीएचडी रहा, क्योंकि पीएचडी के बाद लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको उस फील्ड की सबसे बेस्ट नॉलेज है, और जो कि रिफ्लेक्ट होता है उसके रिसर्च पब्लिकेशन से, उसके बाहर के
जाने से और लोगों के कॉन्टैक्ट से और जो है वो पता चलता है, क्योंकि वो 10 मिनट के इंटरव्यू में वो पता कर लेंगे कि आपको इसकी कितनी नॉलेज है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि आप तो पीएचडी डिग्री है लेकिन आपका रास्ता रुक गया, क्योंकि समय बीत जाने के बाद आप में ना उतनी एनर्जी रहेगी, ना आपको उतनी फैसिलिटी मिलेगी उस काम को फिर से करने की। अगर किसी ने डायबिटीज़ पे अगर काम किया है तो ये मान के लोग चल रहे हैं कि उनको डायबिटीज़ की नॉलेज सबसे ज़्यादा है। किसी ने कैंसर बायोलॉजी, पर्टिकुलर कैंसर बायोलॉजी पे काम किया है, जैसे मेरा प्रोस्टेट कैंसर और लंग कैंसर पे था, तो मुझे इसकी सबसे ज़्यादा नॉलेज है कि इंडिया में इसका क्या सिचुएशन है अक्रॉस ग्लोब, इसकी क्या प्रेजेंट सिनेरियो और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर क्या कर रही है और उसके किस किस स्टेट में क्या हिसाब है। तो जब मैं कहूँगा कि मैं कैंसर बायोलॉजिस्ट हूँ तो उसी वक्त सामने वाले का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, या हम लोग जो प्रोजेक्ट डालते हैं फंडिंग एजेंसी को, तो वहीं पे वो उनको फिर आगे उनकी राह बड़ी मुश्किल होगी। डिग्री तो ऑफकोर्स जैसे आपने कहा कि वो देर सवेर मिल जाएगी, लेकिन दिक्कत बहुत होगी। सर मतलब जैसे ये तो एथिकली भी बहुत गलत है ना, ये टेक तो होना ही नहीं चाहिए लोगों का। तो ऐसा कुछ आपकी नॉलेज में है कि कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हो कि इसका कुछ किया जा सके, लोग ये चीज़ ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पैसे की भी तो वेस्टेज है ना एक तरह से। गवर्नमेंट भी पैसे इन्वेस्ट देखिए, गवर्नमेंट को पता है कि अगर 100 पीएचडी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 पीएचडी है तो उसमें 40% पीएचडी ही मन लगा के हो रहा है, बाकी जो आप जैसा बता रहे हो, तो वो उसके लिए भी विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि कभी पता नहीं होता, कई लोग ऐसे हैं जो पीएचडी में बड़ा कम काम किए या उनका थॉट प्रोसेस बड़ा स्लो चला। वो पीएचडी पहले डिग्री नहीं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि हाउ टू डू रिसर्च, हाउ कि आप सबसे पीएचडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि प्रॉब्लम को फाइंड करना और उसका फिर सॉल्यूशन देना। अब रिसर्च का मतलब ये है कि रिसर्च, जो चीज़ सर्च किया जा सका उसको री करना एक नए नज़रिए के साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कैंसर बायोलॉजी पूरी दुनिया काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस कोई बात को इस तरीके से रखें जिसमें जो है कोई ना रखी हो। जैसे मैं रिसर्च पेपर भेजता हूँ तो उसमें कम से कम एक बात ऐसी होती है जिसमें जो नॉवेल होती है, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं हो, किसी ने रिपोर्ट नहीं की हो, एटलीस्ट एक बात, छोटी बात हो या बड़ी बात हो। छोटी बात इसमें सेंस कि बहुत लोग कहेंगे अरे ये क्या था, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी बात बहुत बड़ी हो जाए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि थॉमस अल्वा एडिसन को ये पता नहीं था कि वो बल्ब का इन्वेंशन कर रहा है कि वो पूरी दुनिया रोशन होगी, ये हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारा काम है कि ईमानदारी से प्रॉब्लम पकड़ना और उसको सॉल्व करना। ये हर एक फील्ड में लागू होता है ये बात। तो जैसे आपने कहा कि इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पीएचडी में वो कम काम कर पा रहा हो, लेकिन अगर उसे मेहनत करने की आदत हो तो वो पोस्ट डॉक में उस चीज़ को ओवरकम कर लेगा। वो पीएचडी मतलब वो दिमागी वो शार्पनेस नहीं चाहिए, इसमें डेडिकेशन, ईमानदारी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, एप्टीट्यूड चाहिए, दैट्स इट। सर जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन भी चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपके लिए कभी ऐसा लगा कि बहुत टफ हो रहा है रिसर्च करना? आपने बताया कि पूरा टाइम आपके लिए हॉलीडेज भी हॉलीडेज नहीं है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं exactly. तो कर रहे हैं। तो आपको कभी बहुत टफ लगा कि ये जॉब भी बहुत ही हार्श है, आपके लिए छुट्टियाँ नहीं है, फैमिली के लिए आप टाइम कैसे निकालते होंगे? बहुत मुश्किल पड़ता है। इसमें मैं अपनी वाइफ को ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि उसके जो है मतलब होता है ना कि वो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कोई घर का बड़ा है, आदमी है, मतलब बड़ा बेटा है, तो वो रिसर्च ना करे, क्योंकि उससे जिम्मेदारी बहुत होगी और उसमें फाइनेंशियल भी है। तो लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है कि उसका जब आपके रिसर्च पब्लिकेशंस आते हैं और आप अच्छी जगह प्लेस होते हैं तो वो फिर सब चीज़ें फिर कोई मायने नहीं रखती हैं। सर मुझे लगता है आपके बच्चे भी आपसे सिर्फ साइंस की लैंग्वेज में बात करते होंगे। नहीं, मैं जब उनको लगता है कि मैं जो है पढ़ाता कम हूँ, पढ़ता जाता हूँ। ऐसे में तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ है ना सर, वो आपसे ज़्यादा ही सीखते होंगे। हाँ, मतलब उनको लगता है कि पापा मोबाइल क्यों नहीं देखते हैं पढ़ते क्यों हैं। सर फिर तो वो बहुत अच्छी चीज़ आपसे सीख रहे हैं कि हाँ। आज की डेट में सब फ़ोन में लगे हुए हैं, वहाँ आप अगर किताबों में लगे हैं तो आपसे देख के वो भी बुक्स की ओर ही इंक्लाइन होंगे। हाँ, आई होप सो। सर जैसा कि आपने बताया आपका रिसर्च का सब्जेक्ट था कैंसर बायोलॉजी, तो उसमें नॉर्मली एक आम इंसान कैंसर के बारे में सुनता है तो बहक जाता है। उसके लिए कैंसर होना किसी को भी बहुत बड़ी बात है, उन्हें ऐसा लगता है इसका कुछ इलाज नहीं है, अल्टीमेट शायद कहीं डेथ ही एक रिजल्ट है। सर आप अपने टर्म्स में कैंसर को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। कैंसर को चूँकि वाकई इलाज नहीं है, कैंसर को जो अभी जो प्रोसेस है हम उसको डिले कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी मतलब प्रोसेस नहीं आया है या कोई जिसमें कैंसर को ट्रीटमेंट जो चलती है मेडिकेशन के कई सारे प्रोसेस हैं। जैसे आपको सर्जरी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया और
भी और भी 2-3 हार्मोन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है वगैरह वगैरह। लेकिन कोई भी ये नहीं कर सकता है कि हम इसका ये अब क्योर हो गया। जैसे हमें कोई इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक लेते हैं और हम कहते हैं कि क्योर हो गया, बैक्टीरिया कंप्लीट चला गया, इट्स ऑलराइट। लेकिन कैंसर में अभी ऐसा नहीं हो पाया है, ठीक है। किसी भी कैंसर में कोई भी कह रहा है तो गलत कह रहा है, ठीक है। हाँ, अभी इतनी जो मेडिकल इतनी है कि उसके डेथ को हम डिले कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि डेथ तो होना ही है, ये तो लोगों का ये डर गलत नहीं है। ये हाँ डर स्वाभाविक है, लेकिन डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें आपको फाइट करना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जिसकी है फाइट उसी को करना होगा। तो सर ये जो हम सुनते हैं कैंसर सर्वाइवर्स, सर ये कौन है फिर? कैंसर सर्वाइवर्स ये हैं कि जिनको बहुत ही प्राइमरी स्टेज में पता चल गया और वो रुक गया। देखिए कैंसर होता क्यों है इस पे पहले मैं बताता हूँ। जी। आमतौर पे कोई इंसान मरना नहीं चाहता है, सबका है कि हम लोग सब है ना, कोई नहीं मरना चाहते हैं। ये बात पता है कि मरना अंतिम सत्य है, लास्ट में हमारी डेथ जब भी हो, मतलब लेकिन चाहते हैं कि हम एक लाइफ जी लें और वो मरे। उसी तरीके से हमारे सेल्स भी हैं, मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम है, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस, मतलब दे हैव टू डाई, दे आर प्रोग्राम फॉर डेथ। जैसे आप एक जनरल टर्म में बताता हूँ कि आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल्स का ब्लड में, वो 120 डेज है, मतलब 120 दिन में 118 दिन में मरना तय है। लेकिन सपोज कीजिए, लेकिन वो मरना तो चाहता है, लेकिन उसमें वो प्रोग्राम्ड है। अब किसी तरीके से कोई सेल क्या हुआ कि डिवाइड के समय इस प्रोग्रामिंग को स्केप कर गया, तो वो क्या हो गया, बहुत ग्रीडी और लालची हो गया। तो वो सारे फूड मटेरियल्स क्या करने लगा, खुद लेने लगा और अनकंट्रोल बढ़ने लगा, जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगी। तो ये कैंसर हो गया और दूसरे सेल को वो फिर जीने नहीं देगा। तो वो दूसरे सेल को फिर धीरे धीरे फैलता जाएगा, अपना नंबर बढ़ाता जाएगा, वो फैलता जाएगा और जो है नॉर्मल सेल को किल करता जाएगा, तो इट लीड्स टू डेथ। तो सर इसका मतलब एक ही सेल है जो ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ करता है? हाँ, एक ही सेल बिगड़ गया या ग्रुप ऑफ सेल्स बिगड़ गए तो जो है, और इसके कई सारे कारण हैं, हर एक अलग अलग कैंसर का कई सारा कारण है, तो इसलिए इसका इलाज भी अलग अलग है जी। और ये जेंडर बेस्ड भी है, आपको रेसेस बेस्ड भी है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर ब्लैक में ज़्यादा रिपोर्ट है, वाइट में कम। स्किन कैंसर वाइट में ज़्यादा है, ब्लैक में कम। तो इस तरीके जो, जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग तंबाकू इधर इंडिया में या साउथ एशिया में लोग तंबाकू ज़्यादा करते हैं, या नॉर्थ ईस्ट रीजन में या इस रीजन में लोग ज़्यादा करते हैं, तो उनको ज़्यादा जो है माउथ एंड हेड एंड नेक कैंसर होता है। जी जी। यूरोप और वेस्टर्न में, यूनाइटेड स्टेट में लोग अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनको जो है कोलन का, इंटेस्टाइन का, वो एसोफेगस का, मतलब ये है, और फूड पाइप है, आपको विंड पाइप है, और उसके बाद आपको स्टमक का कैंसर वहाँ ज़्यादा होता है। तो वो आपके हैबिट पे ये डिपेंड करता है, या जीन म्यूटेशन हो रहा है, या कोई पर्सन HIV कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ है। तो इस तरीके से तमाम तरीके जो है कैंसर इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। सर ये जो आपने बताया कि रेसेस बेस्ड होता है, कुछ कैंसर स्किन कैंसर वाइट्स में ज़्यादा होता है, हाँ। और प्रोस्टेट कैंसर ब्लैक ब्लैक में, हाँ, ज़्यादा होता है। हाँ, हाँ। तो सर ऐसा क्यों है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे से वाइट में है क्या कि उसमें मेलानिन का पिगमेंट जो होता है ना, वो कम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उनका कलर जिस वजह से वाइट होता है। हमारे में सबसे कम, मतलब हमारा जो ब्राउन कलर है वन ऑफ द बेस्ट कलर है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म में। तो हमें स्किन कैंसर बहुत कम होता है। और प्रोस्टेट कैंसर में जो है ब्लैक में, उसमें एक जो हार्मोन है आपको, जो प्रोस्टेट कैंसर में एंड्रोजन, उससे जो कुछ लिंक्ड है, उसमें उसका सिक्रीशन ज़्यादा होता है। मतलब सारे ब्लैक में नहीं होता, बट दे आर, अगर 100 प्रोस्टेट कैंसर का रिपोर्ट हो रहा है तो उसमें 60 to 70% आपको जो है ब्लैक पेपर है। जैसे स्किन कैंसर क्या इंडियंस में भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका रेशियो अगर वाइट से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। तो इसलिए इस पर निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ से ब्रेस्ट कैंसर अब मेल में भी रिपोर्ट हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कैंसर का वो जब दायरा बहुत बढ़ता जा रहा है, जबकि अभी मतलब पूरे अगर ग्लोब की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कैंसर से जो डेथ हो रहा है मेल में, वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर से हो रहा है, और आपको फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन अगर आप फिर इस यहाँ पे आइए फीमेल में, तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो फीमेल्स हैं, उसमें आपको ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो रहा है, और अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे जो है सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू पुअर हाइजीन। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें बन बिगड़ रही हैं।
अच्छा, आप इसमें आइए फिर जो मेट्रोज में है, मेल में, चूँकि हम लोग यहाँ पे पैसिव स्मोकर हैं, तो पैसिव स्मोकर के होने की वजह से हमें यहाँ पे लंग कैंसर, वैसे लंग कैंसर अक्रॉस ग्लोब नंबर 1 पे जा रहा है। हाँ। तो इस तरीके के कई कैंसर, अब तो जो साइलेंट किलर आ गया है वो आपको साइलेंट कैंसर में आ गया आपको लीवर कैंसर। लीवर कैंसर का क्या डिसएडवांटेज है कि जब बिल्कुल वो लास्ट स्टेज में पहुंचता है ना, तब हमें पता चलता है। इसलिए उसको बहुत कैंसर क्या होता है कि स्टार्टिंग में होता है, फिर पता चलता है कि जी इसका आपको कुछ जैसे रेगुलर चेकअप पे पता चल गया और सर्वाइवलिटी रेट बढ़ गया। अच्छा, आपने पूछा कैंसर सर्वाइवर्स, तो इस पे मैं आपको देना चाहूँगा, उस पर बहुत सारे गवर्नमेंट का चल रहा है कि ये सर्वाइवर्स हैं, और उससे लोगों को दूसरे में डर सबसे पहले होता है ना, जो जिस पर्सन को कैंसर हुआ है ना, उसका जितना ज़्यादा डर कम होगा वो उतना फाइट करेगा और उसको वो ओवरकम करेगा। क्योंकि जो मेडिसिन जाता है, मेडिसिन हमारे सिस्टम को तो बूस्ट करता है, लेकिन हमारा सिस्टम ही बैठ गया तो वो फिर काम नहीं करेगा। अब जैसे मैं एक बड़ा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा युवराज सिंह का। जी। युवराज सिंह को कैंसर हुआ, सर्वाइवर है, तो कैसे वो बच गया? सर मेडिकेशन ही थी, ट्रीटमेंट थी, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया वो तो। देखिए 2-3-4 वजह रही। पहली वजह कि वो अच्छे घर से थे, तो उनका जो न्यूट्रिशन अच्छा रहा होगा, ठीक है, वेल ऑफ घर से थे, क्योंकि मतलब न्यूट्रिशन का कम मिलना भी कैंसर के एक रीजन में से एक माना जाता है। क्योंकि न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो आपका इम्यून सिस्टम होगा कॉम्प्रोमाइज, तो ऑब्वियसली प्रोन टू कैंसर होगा। हाँ। तो कैंसर सेल जब से हुआ है तब से कैंसर सेल है, जब से ह्यूमन का मतलब तब पुराने भी लिटरेचर्स मिले हैं इसमें। लेकिन क्या हो रहा है कि पहले उतना रिकॉग्निशन नहीं था, उतना आइडेंटिफिकेशन नहीं था, तो चीज़ें कि अननोन बीमारी से इसकी डेथ हो गई, क्योंकि ये कॉमन तो था नहीं। हाँ। 1000 लोगों में एक को हो रहा है, वो कभी कभी हो रहा है। तो कैंसर तो आमतौर पे एजेड लोगों को होता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि हमारे सेल्स कमज़ोर होते चले जाते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती चली जाती है। लेकिन अब क्या है, अब ये मिथ टूट गया है कि अब किसी जेंडर, किसी एज और कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए कुछ ये नहीं है। तो एक तो युवराज सिंह की बात मैं बता रहा था कि एक वो जो थे कि उनका वही न्यूट्रिशन अच्छा रहा थ्रू आउट द लाइफ। दूसरी बात कि उनको जो नेशनल कैंप में रहेंगे, रेगुलर लेवल पर उनका चेकअप होता होगा, तो उनका अर्ली डिटेक्शन होगा, चूँकि वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट उनको हर एक चीज़ में देना पड़ता होगा, तो उनका जो अर्ली चेकअप हो गया, इसलिए उनके कैंसर को ट्रीटमेंट से वो ओवरकम कर लिए। लेकिन ये दोबारा जब भी बाउंस बैक करेगा तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स को तो आप लोग जानते होंगे, एप्पल कंपनी के सीईओ फाउंडर रह चुके थे। तो उनको जब पहली बार हुआ तो कैंसर, जब रिपोर्ट हुआ उनको शायद कोलन कैंसर था, आई रिमेंबर करेक्टली, तो उनका पहली बार ऑपरेशन हुआ तो सक्सेसफुल था। लेकिन जब दोबारा बाउंस बैक किया तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाए, चाहे उनके पास तो बेस्ट डॉक्टर्स की टीम रही होगी और मेडिकेशन हाई क्वालिटी, कोई चीज़ की प्रॉब्लम ही नहीं रही होगी, लेकिन वो फिर नहीं रहा होगा। सर तो मतलब ऐसा भी है कि अगर आप एक बार कैंसर के पेशेंट हैं, आपने ट्रीटमेंट करा ली है, प्राइमरी स्टेज पे ही डिटेक्ट हो गया है और आप सर्वाइवर हैं उसके, तो क्या वो दोबारा रिपीट कर सकता है? क्यों नहीं रिपीट वो करेगा? वापस से गेन कर सकता क्यों है, नहीं? आपकी बॉडी में ट्यूमर ग्रो कर सकता है? क्यों नहीं करेगा? जब जिस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा उसी वक्त वो बाउंस बैक करेगा। इसके लिए हम लोग नए रिसर्च को जा रहे हैं, नए रिसर्च की तरफ कर रहे हैं, कैंसर स्टेम सेल्स। क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो कैंसर को, ट्यूमर को तो रिमूव कर दिया गया, ट्यूमर रिमूव हो गया, लेकिन उसके कुछ स्टेम सेल्स रह जाते हैं, और स्टेम सेल्स रह गए। फिर जब उसको समय मिला और जब उसने वो रिवाइवल किया, तो फिर उसके बाद वो नए ढंग से आया, तो आपके जितने पुराने ड्रग थे सबके लिए वो रेजिस्टेंट हो चुका है। तब इसलिए दोबारा जो है, इसलिए हम लोग जो अब रिसर्च कर रहे हैं कि जो भी हमारा मेडिसिन हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो टारगेट कर रहे हैं कैंसर स्टेम सेल को, कि डायरेक्ट वो कैंसर स्टेम सेल को टारगेट करे, ताकि जो बचा हुआ सेल भी जो है ना रहे, और उसका जो मतलब लाइफ स्पैन है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि आफ्टर मेडिकेशन वो बहुत बढ़ जाए। तो इस वजह से जो है चीज़ें हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं इस पर। सर तो अल्टीमेटली कैंसर में ये है कि आप एक बार को लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं, बट किसी को भी इंश्योर नहीं कर सकते कि अब आप कैंसर मुक्त हो चुके हैं फॉर ए टाइम बिंग। चूँकि अगर जो उसके जो टेस्ट है हमारे, वो अगर वो डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, देखिए जो डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो है फ्री, वो मतलब फ्री है, फ्री फ्रॉम कैंसर सेल। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि उसको 5 साल बाद, 10 साल के बाद वो बाउंस बैक नहीं करेगा, वो बिल्कुल करेगा। क्योंकि कैंसर सेल होता ही बहुत ग्रीडी, उसको जैसे देखा कि उसके अगेंस्ट जो है अब हमारे इम्यून सेल नहीं बन पा रहे हैं, बस वो अपना नंबर बढ़ा देगा। और चूँकि उस वक्त मेडिकेशन इसलिए काम नहीं करेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक हो चुका है।
सर जैसे आपने अभी एग्जांपल्स दिए युवराज सिंह के, सोनाली बेंद्रे और भी अलग सेलिब्रिटीज़ हैं जो भी कैंसर सर्वाइवर्स रहे हैं। हमने ये देखा है कि इनके ज़्यादातर मेडिकेशंस कहीं ना कहीं फॉरेन में जाके हुए हैं। इंडिया में ऐसे कम एग्जांपल्स हैं जो कि एक्चुअली ट्रीटमेंट करा के और फिर सारी चीज़ें उनकी सही रही हों। इवन इफ ऐसा है, कुछ केसेस होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट वो बहुत लाइमलाइट में नहीं आए हैं कि हाँ इंडिया में भी इनका ट्रीटमेंट हुआ है और दे हैव सर्वाइव्ड कैंसर। तो इंडिया में क्या स्टेटस है सर? ये नहीं नहीं कुछ इंडिया कमी में है? नहीं नहीं इंडिया में तो एक तो पेशेंट ज़्यादा है,